हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त। बच्चों, आज जो हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए वो काइनेमेटिक्स में जिस टॉपिक का नाम है वो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या, इसमें क्या क्या बातें हम लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात जो है डिस्प्लेसमेंट बच्चों, हमारे आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि हमारा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, आगे अन्यथा आगे आने वाले और भी सारे टॉपिक्स, उस अलग अलग टॉपिक्स में डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे बच्चों टॉपिक्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे, यह डिस्प्लेसमेंट हमारा उतना ही मददगार होता चला जाएगा। तो यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जानने का कोशिश, सीखने का कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। आओ बातों को जानते हैं, सीखते हैं। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है क्या। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेगर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, सबसे पहले पेन पेपर उठाएंगे और इस डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन लिखने का कोशिश करेंगे। क्या होता है डिफिनीशन? तो it is defined as change in position vector। अब बच्चा लोग 10th में याद किया था या 9th में डिस्प्लेसमेंट का कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो शब्द बोला ये भी तो छोटा ही सा डिफिनीशन है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जरा ध्यान से सीखने का कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान सी बात है। अगर मान लो ये इनिशियल पोजीशन होता और ये फाइनल पोजीशन होता, ठीक है, पार्टिकल को यहां से यहां तक चल के जाना रहता, तो अगर हमने बताया हुआ है कि अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? तो बच्चों, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये हो गया अपना आर आई और ये क्या हो गया अपना आर एफ, और यही हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब आर एफ माइनस आर आई। तो ये याद रखेंगे, पोजीशन वेक्टर के चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? नेक्स्ट बात हम लोग बच्चों करेंगे, जरा सीखेंगे, जानेंगे। जब कभी भी बच्चों मोशन हो रहा होगा, तो मोशन के दौरान हमारा जो इनिशियल पोजीशन है वो ऑलवेज क्या होगा? यूनिक होगा। ऑलवेज क्या होगा? तो बोलेंगे सर यूनिक होगा, बार बार बदलेगा नहीं। वो जैसे हम समझने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये हमारा अपना घर है, तो घर से हम लोग कहां तक जाते हैं? ऑलवेज कोशिश करते हैं स्कूल तक जाने का। बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं भी जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, हाँ या ना? कोई पार्क चला जाता है, कोई मॉल चला जाता है, कोई सिनेमा हॉल चला जाता है। खैर, हम लोग को क्या करते हैं कोशिश कि घर से हम लोग को कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। लड़का तैयार हुआ और कहां तक चला? तो भैया स्कूल तक चला। लेकिन लड़का के लिए वह घर क्या है? ऑलवेज इनिशियल पोजीशन है। वो क्या है लड़का के लिए भैया? तो इनिशियल पोजीशन है, वह घर कभी भी बदलेगा नहीं। इनिशियल पोजीशन कभी भी बदलेगा नहीं। लेकिन जब कभी भी लड़का एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा होता है, मतलब इस लाइन पे चल रहा होता है, तो बच्चों इसके अलग अलग मित्रगण दिखाई देंगे, अलग अलग दोस्त लोग मिलेंगे, और जैसे जैसे दोस्त लोग मिलेंगे अलग अलग समयों पर, तो कुछ देर वेट करेगा, रोकेगा, बोलेगा कि ये भैया आ जाओ, चलो चला जाओ स्कूल। तो जैसे ही आगे बढ़ा तो एक लड़का मिला, इसका मित्र मिला, तो वहां पे थोड़ा देर रुका, तो समय हुआ, कुछ ना कुछ समय लगा, और समय लगा तो वह समय उसके लिए क्या हो गया? जिस दौरान वह रुक रहा था तो वह हो गया फाइनल पोजीशन। जितना बार यह व्यक्ति अलग अलग समयों पर रुकता चला जाएगा, स्टॉप करता चला जाएगा, यह लड़का के लिए वह अलग अलग समय फाइनल पोजीशन में तब्दील होता चला जाएगा। मतलब कि इनिशियल पोजीशन हमारा ऑलवेज क्या होगा? यूनिक होगा, और इनफाइनाइट टाइम के लिए, अनगिनत समय के लिए बच्चों हमारा फाइनल पोजीशन भी क्या होगा? इनफाइनाइट इन द नंबर्स होगा। ये बात को ध्यान रखेंगे जब कभी भी मोशन हो रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा क्वांटिटी है? तो लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी। बड़ा बढ़िया बात बोला। अच्छा, जैसे ही ये शब्द मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में एक बात को याद रखेंगे बच्चों कि ये मान लो, जरा समझने का कोशिश करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, कि जब कभी भी बच्चों मोशन हो रहा होगा, मान लो कि ये टावर है और टावर पे एक लड़का खड़ा हो गया और उसके ऊपर से ये गेंद को फेंका, तो गेंद तो ऊपर जाएगी और कुछ दूर के बाद गेंद क्या होगी, नीचे जाके धरती पर गिर जाएगी, ठीक है। अब भैया ऊपर तो जाएगी और ऊपर से आके नीचे गेंद गिर जाएगी, यहां तक तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन इससे क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि यह जो गेंद है वो कैसा मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। ये हमको बात समझ में आता है कि अब बॉल कैसा मोशन कर रहा है भैया, तो वन डायमेंशनल मोशन। अब इससे क्या, जब कभी भी पार्टिकल बच्चों वन डायमेंशनल मोशन कर रहा होगा तो इससे यह हमको मिलता है कि हम एक दिशा को पॉजिटिव मानेंगे तो उसके अपोजिट दिशा को नेगेटिव मानेंगे। मतलब कि जो भी काम ऊपर की दिशा में हो रहा होगा, उस दिशा को हम लोग पॉजिटिव वे में लेंगे और उसके अपोजिट दिशा को, मतलब इधर की दिशा को हम लोग कैसे मिलेंगे, नेगेटिव वे में लेंगे। जब कभी भी हमारा मोशन कैसा हो रहा हो, वन डायमेंशनल हो रहा हो या फिर यूनिडायमेंशनल हो रहा हो। समझ में आया। अब लड़का पूछेगा कि सर वन डायमेंशनल मोशन कब होगा। वन डायमेंशनल मोशन बच्चों तब होगा जब तीन कोऑर्डिनेट में से हमारा एक कोऑर्डिनेट क्या करेगा, चेंज करेगा। तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में से हमारा जब एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तो हमारा मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल। दो करेगा तो टू डायमेंशनल मोशन, तीन करेगा तो तीनों के तीनों करेंगे तो थ्री डायमेंशनल मोशन। अब नेक्स्ट बात क्या है बच्चों कि खैर जब ये हम लोग जो भी काम है वन डायमेंशनल मोशन पे काम किए, लेकिन अब क्वेश्चन एराइज यहां से होता है कि सर अगर टू डायमेंशनल मोशन हो रहा हो तो क्या करेंगे। तो बच्चों जब टू डायमेंशनल मोशन हो रहा होगा तो उस दौरान एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वह टू डायमेंशनल मोशन को स्प्लिट कर देंगे, किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। और जैसे ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ेंगे, टू डायमेंशनल हो या फिर हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन हो, दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ देंगे और पार्टिकुलरली हर एक को हम लोग वन डायमेंशनल मान के ही फिर क्या करेंगे, काम को करेंगे ना। समझ में आया। नेक्स्ट बात क्या है बच्चों, जब पार्टिकल हमारा, नेक्स्ट बात समझने का कोशिश करते हैं। दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिक होता है। दो पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है, डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस, वो क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन डिस्टेंस का वर्ड इनफाइनाइट इन द नंबर्स होते हैं। अब बोलेगा बच्चा गजब का बात है सर, डिस्टेंस हमारा, हाँ बच्चों डिस्टेंस हमारा, ये दो पॉइंट के बीच का जो दूरी है, सिर्फ दूरी, वो ऑलवेज क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन जैसे ही इसका डिस्टेंस कवर्ड की बातें की जाएंगी वो ऑलवेज क्या होगा हमारा, तो बोलेंगे सर इनफाइनाइट इन द नंबर। मान लो कि ये दो पॉइंट होते, ये ए पॉइंट होता और ये बी पॉइंट होता, इसका कोऑर्डिनेट होता मान लो x1, y1, z1 और इसका कोऑर्डिनेट होता x2, y2, मान लेते हैं सर z2। तो यहां से इस पॉइंट पर जब तक आना होगा तो बच्चों हम लोग अलग अलग दिशाओं से चलकर आ सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से चलकर आ सकते हैं, अलग अलग। कोई को मन करेगा छपरा से एक बार घूम के आने के लिए तो इस पॉइंट पे छपरा से घूम के आ सकता है, कोई सिवान से घूम के आ सकता है, कोई बेतिया से घूम के आ सकता है, कोई रोहतास से घूम के आ सकता है, मतलब कोई गांधी मैदान का 4 राउंड मार के यहाँ पर आ सकता है। मतलब डिस्टेंस कवर्ड हमारा क्या होता है, तो इनफाइनाइट इन द नंबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस, और वही डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत सुंदर। अब बच्चों जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन बताया, लेकिन ये जो डिस्टेंस है दो पॉइंट का वो कैसे निकाले। तो हमने बताया था कि कोई भी पॉइंट है, अगर किसी पॉइंट का कुछ भी नहीं लिखा है पोजीशन के बारे में तो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे, इसका भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये हमारा एस वेक्टर, तो एस वेक्टर होगा क्या, तो x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस, बिल्कुल सही, y2 माइनस y1 का
जे कैप और फिर Z2 माइनस Z1 क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो के कैप। अब क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये क्या है, यही है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही हमको बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपल सा बात है कि x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, बस कर दिए सिंपली, या निकल गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट बात, जैसे ये शब्द मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है हमारा, बच्चों ध्यान से याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑलवेज डिस्टेंस कवर्ड से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा डिस्टेंस है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस कवर्ड कुछ भी हो सकता है, तय की गई दूरी हमारी कुछ भी हो सकती है, तो जो तय की गई दूरी है, जो डिस्टेंस कवर्ड है, वो ऑलवेज हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अब सर बात आती है कि बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन बच्चों जब कभी भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा होगा, या ध्यान ये बात को ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा होगा, जैसे मान लो कि ये पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट है, यही मान लो ये लड़का है और स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा होगा, तो उस दौरान हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो हमारा डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा, अनटिल तब तक जब तक यह लड़का अपने दिशा को चेंज न कर रहा हो। जैसे ही बच्चा यह लड़का दिशा को चेंज करेगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड से। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट के सारे कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट में हर एक बात को सीखे। यही छोटी छोटी बातें बच्चों वेलोसिटी में हमारी क्या करेंगी, मदद करेंगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।